बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। नाज़रीन, अक्सर बहस होती है कि जिन अफराद को हम वोट देकर इलेक्शंस में कामयाब कराते हैं और वो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, उनका असल काम है क्या? उनका क्या असल काम पार्लियामेंट में जाकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां करना है, एक दूसरे पर गालम गलोच करना है, या फिर कानून साजी करना है? तो कानून साजी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगता रहा कि इस मामले में वो कुछ स्लो रहे हैं। किस तरह रहे हैं कि पहले तो ऑर्डिनेंसेस, 30 से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस उन्होंने पास की, यानी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए वो कवानीन पास करवाने की कोशिश करते रहे। फिर हुकूमत की तरफ से कहा जाता रहा कि कमेटीज जहां पर ड्राफ्ट बनता है कवानीन का, वहां पर स्लो रहे हैं मामलात और हुकूमत की तरफ से उन कमेटीज की मीटिंग्स कन्वीन नहीं की जाती, इस वजह से कानून साजी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब वो पेस पकड़ना शुरू हो चुकी है कानून साजी। अहम कवानीन जिनके लिए अब मुसव्वदे तैयार हो चुके हैं, वफाकी काबीना ने कुछ कवानीन की मंजूरी दी है, उनके हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वफाकी काबीना ने एक बहुत अहम मुसव्वदे की मंजूरी दी है और वो है सीक्रेट बैलेट खत्म करने की मंजूरी सेनेट इलेक्शंस में। इमरान खान साहब ये पहले भी कह चुके, गुज़श्ता जब सेनेट इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वोटों की खरीदो फरोख्त, क्योंकि सीक्रेटली वोट डाल दिया जाता था, पता नहीं चलता था किसने किसको वोट डाला है और खरीद लिए जाते थे वोट। आपको याद होगा कि इस वक्त जो पंजाब के गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब, वो कामयाब हो गए थे, हालांकि इतने वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे नहीं। पंजाब असेंबली में 14 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें वोट्स मिले थे ऑपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नवाज से, जिसके हवाले से इल्ज़ाम उन पर यह लगा था कि चूंकि वो मालदार आदमी है, यूके में उनके काफ़ी कारोबार हैं, तो वोट उन्होंने खरीदे होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब का स्टेटस और इमरान खान साहब का इस बारे में ख्याल हमेशा से बहुत दो टोक और क्लियर रहा। वो ख्याल उनका यह था कि हम इस हवाले से कानून साजी करेंगे। सेनेट इलेक्शंस के जब दिन चल रहे थे तो आपको याद होगा, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हम इस कानून को तब्दील करेंगे, ये तब्दील होना चाहिए। और ये हुकूमत का एक अच्छा इकदाम सामने आया है, खुफिया बैलेट खत्म करने का फैसला किया गया है। आईनी मुसव्वदे की मंजूरी काबीना ने दी है, वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए ये आईनी तरमीम की जाएगी। क्या पार्लियामेंट इस कानून में मंजूर इसका साथ देगी? हुकूमत का पार्लियामेंट इसको मंजूर करा पाएगी? क्योंकि 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। वफाकी हुकूमत ने साथ ही साथ दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत पर भी गौर शुरू कर दिया है। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 63(1)C में तरमीम की मंजूरी दी है। तो एक और आईनी तरमीम लाने का यह फैसला है। अब ये मुजव्वज़ा तरामीम जो हैं, इनमें किस तरह से हुकूमत ऑपोजिशन का साथ लेगी, साथ ही साथ फैटफ की बात करेंगे। फैटफ ने जो 2 बिल मंजूर करने के लिए दिए हुए हैं पाकिस्तान को, जिन्हें मंजूर करके हो सकता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाए, पाकिस्तान के लिए बिजनेस के मौके हैं। लेकिन ये कवानीन मंजूर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कौमी असम्बली में तो ये कानून पास हो गया, लेकिन सेनेट में इसे रोक दिया गया। अब शुनीद ये है कि मंडे को इस पर वहां पर एक जॉइंट सेशन बुलाकर उस पर बहस की जाएगी और उसके बाद शायद ये कानून पास हो। लेकिन ऑपोजिशन के एतराज़ात फिर भी अपनी जगह पर बरकरार हैं। ऑपोजिशन ये कह रही है कि इन कवानीन का मकसद फैटफ का जो हुक्म है उसके मुताबिक दहशत गर्दी के लिए जो फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसे रोकना होना चाहिए। लेकिन इन कवानीन के अंदर कुछ ऐसी शिकें डाली गई हैं, खासतौर पर गिरफ्तारी के हवाले से, नॉन कंपाउंडेबल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के हवाले से और अपनी डिटेंशन में रखने के हवाले से, कि वफाकी एजेंसीज जो हैं वो डिटेंशन में रख सकती हैं उन अफराद को जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। उनका यह कहना है ऑपोजिशन का कि ये दहशत गर्दों के लिए नहीं, हमारे लिए कानून बनाया जा रहा है, इस वजह से इसमें तरमीम की जाए। पहले हुकूमत और ऑपोजिशन में इस बात पर इत्तफाक हो गया कि इन शिकों को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जब बिल दोबारा पेश हुआ तो वो शिकें वहीं पर मौजूद थीं। जब वो शिकें वहां पर मौजूद थीं, क्योंकि कौमी असम्बली में तो अक्सरियत है हुकूमत की, तो वहां से वो पास हो गया, लेकिन सेनेट से ये बिल पास नहीं हो सका, ये कानून पास नहीं हो सका। इन सब मामलात पर बात करेंगे और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवाते जाएं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपने टाइम दिया। उनके अलावा हमारे साथ सेनेटर गौस न्याजी, जिनका ताल्लुक PMLN से, और इस्माइल राऊ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। खालिद राजा साहब से हम उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, आईनी राय लेंगे कि किस तरह से हुकूमत ये सब कुछ कर सकती है और किस कदर फ़ायदेमंद हो सकता है इन कवानीन में तरमीम पाकिस्तान के लिए बेसिकली। तो शौकत बसरा साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि क्या प्लान क्या है हुकूमत का, खासतौर पे ये दोहरी शहरियत वाला जो मामला है, इस पे सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या जहन में आया? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानी जो दूसरी शहरियत रखते हैं वो भी उतना ही पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं जितना कि हम लोग रखते हैं। लेकिन खास ज़रूरत क्या ऐसी पेश आई कि ऐसा मुजव्वज़ा पास किया गया, मुजव्वज़ा तरमीम पास करवाने की आप कोशिश करने लगे हैं आपकी हुकूमत के, दोहरी शहरियत वाले हामिल अफराद जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकें? ये मामला उस सब के बाद आया जब SAPMs की बात, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर की बात
सुप्रीम कोर्ट में रही? बाजवा साहब, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट का काम बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ पे कानून साजी है और वो आवाम, वो खल्के खुदा जो हमें मुंतखब करके असम्बलियों में भेजती है, हमें वज़ीर बनाती है, हमें वज़ीर आज़म बनाती है, उनके लिए फलाह बहबूद के काम करना। और सबसे बड़ी बात हम जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसके अलावा कोई काम नहीं है पार्लियामेंट का। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जितना काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, जितनी वहाँ पर कानून साजी और खल्के खुदा के लिए काम करना चाहिए, शायद हम लोग अपने पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर उसको ले जाते हैं और वो नहीं होना चाहिए। अब आपका जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के तो मंशूर में ये था कि हम वोट का हक लेकर देंगे जो हमारे वो बहन भाई जो अगयार में बैठे हैं, जो 7 समंदर पार मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। और मैं बिल्कुल, आपने सही कहा बाजवा साहब, वो शायद हमसे भी ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। वो जब आप उनके पास जाते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर वो एक आज़ाद शहरी के, आज़ाद मुल्क के शहरी नहीं है, वहाँ पर उन्हें महसूस होता है कि हम मिनॉरिटी में हैं। बिल्कुल नेशनलिटी बेशक उनके पास उस कंट्री की होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कैपेबल लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकते हैं, तो अगर अवाम, चूँकि अल्टीमेटली पैमाना वही है, पैमाना ये है कि अवाम जिसको वोट कास्ट करेगी जी, पब्लिक जिसको वोट देगी, वो मुंतखब हो जाएगा। और आजकल पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है। एक बात ज़हन में रखिए आप कि जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, जब आप पब्लिक में जाते हैं, तो पब्लिक आपसे डिमांड करती है, वो 24 घंटे का राब्ता मांगती है, वो आपसे पर्सनल कांटेक्ट मांगती है। वो इसलिए ये नहीं होता कि आप ऑल ऑफ सडन आए और MNA MPA बने और उसके बाद, हाँ बड़े शहरों में तो पार्टी की ज़्यादा वोट होता है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, आप देख लें बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जागीरदार, अब उनको भी आवाम तक रजू करना पड़ता है, उनके टेलीफोन कॉल सुनने पड़ते हैं, उनको डिलीवर करना पड़ता है। तो सो मेरे ख्याल में ये दोनों कानून साजी जो करने जा रहे हैं, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मंशूर था, ये विजन था। आप देख ले माजी में क्या हुआ, आपने खुद कहा कि ये सेनेट के अंदर जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, जहाँ पे मोतबर इदारा है, जहाँ पर जो आखिरी जो पास होते हैं कानून हमारे, उसको स्टैंप करती है, वो ऐवान बाला है। अगर वहाँ पर वोटों की खरीदो फरोख्त होगी, अगर वहाँ पर पैसों का कारोबार होगा, और हुआ, तहरीक इंसाफ ने खुद, आपको याद होगा कि हमने लोगों ने तो बातें की ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने MPs निकाल दिए पार्टी से। तो ये दोनों चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं कि हमें जो बाहर हमारे बहन भाई बैठे हैं, अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह ये जो हम कानून साजी करने जा रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, सीक्रेट बेल्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में दोनों चीजें बहुत पॉजिटिव हैं, बड़ी पॉजिटिव दोनों चीजों को अंदाज में लेंगे। मैं आपसे ये पूछूंगा, एक और सवाल ये कि एतराज ये आ रहा है कि वजीर आजम के बहुत करीबी रुफका जो हैं वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। वजीर आजम उनको स्पेशल असिस्टेंट उन्होंने एज एडवाइज़र तो लगा लिया हुआ, लेकिन इलेक्ट चूंकि इस वजह से नहीं करा सके कि दोहरी शहरियत और वो दूसरी शहरियत वो छोड़ना नहीं चाहते, तो ये कानून यहाँ पर आ रहा है। इस पर बाद में आते हैं और किस तरह से आपने ये 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है। खालिद रांझा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर कानून है। खालिद रांझा साहब, दोहरी शहरियत के हवाले से हुकूमत एक कानून ला रही है कि इसे ख़त्म किया जाए, इलेक्शन लड़ने की एक जो लाजम शर्त है उसके लिए, यानी कि अब ये शर्त ना हो, अगर ये कानून पास हो जाए या आईनी तरमीम हो जाए तो जिनके पास दूसरी शहरियत है वो उसको तर्क किए बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से केस था, जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ है कि उनकी लिस्ट मुरतब करके दी जाए और टाइम दिया गया उन ब्यूरोक्रेट्स को, ख़ास तौर पर कि जी ये पाकिस्तान के, अगर सिर्फ पाकिस्तान के शहरी नहीं है तो ये जॉब छोड़ दें या फिर दूसरी शहरियत छोड़ दें। तो क्या ये कानून अगर बिलफर्ज महाल हुकूमत कामयाब हो जाती है पार्लियामेंट से पास करवाने में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो नहीं हो जाएगा इस बेसिस के ऊपर कि एक प्रेसिडेंट, एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है ऑलरेडी? ये करना जो है ना, किसी भी सरकारी काम के लिए सिटीजनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। और हमने दफा बातों में कहा है कि ये जो आदमी पार्लियामान में बैठता है उसकी वन साइडेड पर्सनल लॉयल्टी होनी चाहिए। और दोहरी शहरियत को हमने यूं देखा कि जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है, बिलखुसूस हमारी फॉरेन रिलेशनशिप के लिए, फॉरेन तल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको शक की निगाह से देखा
और कहा कि जिस बंदे को टोटल पर्सनल लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है उसको पार्लियामान में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने दफा 62 बढ़ा दी, ये 62 में तरमीम आई थी जियाउल हक के दौर पे, तो उसको हमने अप्रूव किया और आइन में भी था और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी था। और अब मैं समझता हूँ कि ये दूरी शरीयत वाली बात है, इसको कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी है। देखिए मैं बाहर रहता हूँ और मैं पैसे भेजता हूँ, मुझे आप चांस दे, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि इफ यू हैव अ ड्यूल नेशनलिटी यू हैव पर्सनल लॉयल्टी एल्सवेयर आल्सो, और उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है पब्लिकली भी, अवाम में भी, और फिर आइन की तरमीम भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी जो दिक्कत आएगी, और इनको मैम बड़ी मुश्किल होगा इस बात को करना। देखना माजी में हमने कहा जी अदलिया में लोग ऐसे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है, इंतजामिया लोग हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है, ये फलां बंदा तो नेशनल है बाहर का, जब बैग उठाएगा चला जाएगा, तो उसको हम उस जो कमिटमेंट टू नेशन है उसको हम डाउट करते हैं। और जितना हायर ऑफिस है वहां पे हम इसको कॉशियस है। और मैं समझता हूँ क्या ये 20 करोड़ अवाम में सिर्फ ये 10 लोग ही रह गए हैं या 20 लोग रह गए हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं होता वहां। तो कानूनी पहलू इस पे रांझा साहब जरा इस पे रोशनी डालिएगा, आईनी और कानूनी पहलू। अगर मैंने पहले भी कहा कि हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पास हो भी जाता है, ऑपोजिशन साथ दे देती है हुकूमत का इन आईनी तरामीम के हवाले से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस बुनियाद पे कि उन्होंने कहीं और भी लॉयल्टी प्लेज कर रखी है अपनी, चैलेंज हो सकता है? और वहां पर क्या चांसेस हैं कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए? इमेजिन करें कि मैं फौज में एक कप्तान हूँ और मेरी ड्यूल नेशनलिटी है। अगर मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस हूँ तो मेरी ड्यूल नेशनलिटी है। शायद पुलिस मुझे अब टॉलरेट कर दें, क्या फौज में टॉलरेट करेंगे? नहीं। आई विल बी टोटल सस्पेक्ट, एनीथिंग गोइंग रॉन्ग मेरे खाते पड़ेगा, एंड इट विल बी नॉट अ वेरी इजी थिंग टू से। एंड यू डिसाइड लॉ बाय हार्ड केसेस। मैं हार्ड केस बता रहा हूँ आपको कि फौज में आप एक जनरल भर्ती कर लेते हैं विद ड्यूल नेशनलिटी, उसको आप कैसे रखेंगे? हाउ वुड यू जस्टिफाई इट? हाउ वुड द कोर्ट स्वॉलो? सही, तो आपका पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको अलाउ नहीं करेगी, नहीं करेगी, इसलिए कि कोर्ट आल्सो ऑपरेट्स अंडर पब्लिक आइज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये जो एक और तरमीम लेके आना चाह रही है हुकूमत, वो तो अच्छी तरमीम है कि सेनेट में ये इन फर्स्ट प्लेस रखा ही क्यों गया था सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू। और एक जमाना है पाकिस्तान की तारीख में जब जब सेनेट इलेक्शन हुए हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की आवाजें और ये इल्जामात के वोट खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इस तरमीम के हवाले से? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारी फ्यूडल सेटअप है और हम ये चाहते हैं कि हम ये कहते हैं कि दिखा के तो आप वोट अपनी जमीर के मुताबिक नहीं दे सकते, खामोशी दे तो आप जमीर के मुताबिक वोट देंगे। जो पीपल्स पार्टी का पहला इलेक्शन था उसमें आप कहते थे लोगों ने जमीर के मुताबिक वोट दिया, तो ये एक अगर आप इसको शो हैंड से देंगे तो गरीब आदमी मारा जाएगा। और रांझा साहब, ये जो फैटफ के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर जो एतराजात हैं ऑपोजिशन के, वो कहते हैं कि ये शिकें जो शामिल की गई हैं इस पर जरा अपनी कानूनी राय दीजिएगा कि फैटफ तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन टेररिज्म है, वो बेसिकली दहशतगर्दी रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का कानून, आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बनाना है। तो क्या ये ऑपोजिशन की बात दुरुस्त है कि यहाँ पर जो कानून में ये खासतौर पे शिकें डाली गई हैं डिटेंशन के हवाले से? आपकी उसातों से मैं कहना चाहता हूँ जी, और ऊंची कह रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप रिपीट भी करें। हमारा मसला अच्छे कानून का नहीं है, हमारा मसला अच्छे कानून को की हिफाजत न करना है। हम लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा टेररिज्म, तो शटल डाउन हुए किसी एहतजाज में, आपने सबको बंद कर दिया टेररिज्म में, इट्स मिस यूज ऑफ लॉ। तो जो लोगों को खौफ है वो खौफ है मिस यूज ऑफ लॉ का। लॉ का किसी खौफ नहीं है। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ लॉ, आई एम ओनली स्केयर्ड व्हेन समबडी अथॉरिटी मिस यूज द लॉ और उसको मोड़ तोड़ मेरे गले में डालते। पहले सांप होता है, फिर मरा हुआ सांप मेरे गले पड़ जाता है। मिस यूज ऑफ लॉ से ऑपोजिशन के एतराजात हैं, उनके एप्रीहेंशंस हैं। बहुत शुक्रिया खालिद राजा साहब, वो दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आई एग्री टू दैट। आप जो बात कर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आता हूं आपकी तरफ बसरा साहब। सेनेटर गौस न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, सबसे पहले
ये दो जो आज आईनी मुसव्विदों की आइन में तरामीम की मंजूरी दी गई है काबीना की तरफ से, अन करीब इनके मुसव्विदे पेश किए जाएंगे पार्लियामेंट में। पहले पे बात कर लेते हैं। पहला है सीक्रेट बैलेट खत्म करने का सेनेट में। आपकी पार्टी साथ देगी आईनी तरमीम है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पे पार्टी में अभी डिस्कशन नहीं हुई कि पार्टी क्या फैसला करती है। ज़ाहिर हमारा प्रमुख होगा कि इस पे क्या करना है, वो तो पार्टी फैसला करेगी। जमहूरियत को यही उस है कि सब मशवरा देंगे, फिर जिससे कंसेंसस डेवलप होगा। सही। दूसरा बात सुन रहा था कि राजा साहब जो फरमा रहे थे, और मुझे राजा साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे काफ़ी सीनियर हैं, उनसे अच्छी मेरी सेलेक्ट की है। लेकिन उन्होंने एक बात की कि जो वो कानून पास करेगी पार्लियामेंट, तो शायद सुप्रीम कोर्ट सवाल ना करे। मतलब अगर देखा जाए कानूनी तौर पे, तो पार्लियामेंट माँ है सबकी, आइन की माँ है। जिस आइन के तहत जजेस फैसला करते हैं, वो पार्लियामेंट ने उसको इख्तियारात दिए हैं। वैसे इन प्रिंसिपल आपको क्या लगता है, ये अच्छा फैसला नहीं है कि सीक्रेट बैलेट खत्म कर दिया जाए? ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें होती हैं, वोट बेचने खरीदने की बातें होती हैं, और पैसे देकर वोट ले लेता है, तो ये क्या ये बेहतर फैसला नहीं होगा? क्या ये अच्छी आईनी तरमीम नहीं होगी आपके अपने ख्याल में? पार्टी तो फैसला करे। नहीं, मेरे ख्याल में तो ठीक है। शो ऑफ हैंड दोनों पहलू हैं। शो ऑफ हैंड से ये जो फ्री पोस्ट ये बंद हो जाएगी। लेकिन साथ ये भी है कि पार्लियामेंट को इतने, सेनेट में इतने लोग मिच्योर होते हैं कि वो एक, उनको अगर सीक्रेट बैलेट भी रहे तो भी उनको इतना होना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हो जाए तो अच्छा है। लेकिन इस पे ये क्रेडिबिलिटी, सेनेटर्स की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा कि क्या ये क्यों तब्दील कर रहे हैं इस कानून को। तब्दील तो इसी वजह से कर रहे हैं, उनकी तो अपनी पार्टी के जो इस वक्त गवर्नर पंजाब हैं, जिस वक्त वो सेनेटर बने थे, उन पर इल्जाम आया था कि 14 वोट एक्स्ट्रा इन्होंने कहां से हासिल कर लिया, आपकी पार्टी से हासिल कर लिए थे उन्होंने ये वोट। इस पर तो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज बोलते रहे कि ये इंक्वायरी करें, इनकी पता करें, फिर खुद ही चुप कर गए। लेकिन ये चीजें खत्म होंगी, अच्छी बात है ये। वो देखो ना, वो और था, वो तो जो एमपीज हैं जब सेनेटर बनता है, वो जो काबीना ने मंजूर किया है, वो मेरे ख्याल में किया है कि सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन है वहाँ वो होना चाहिए। तो इस चीज़ में इस पर डेलिब्रेशन होगी और उसके बाद। और लेकिन मैं इस बात पे राय साहब से इख्तिलाफ करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर सॉल्व नहीं करती, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या आइन हक देता है कि जी जो पार्लियामेंट आइन कानून बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट? नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट ये आता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, वो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक्सप्लेन करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाती तो पार्लियामेंट है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट करती है। कानून की तारीफ वो कर सकती है, उसको एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन कानून नहीं बना सकती। नहीं, बना नहीं सकती, लेकिन ये बता सकती है कि ये कानून आइन के खिलाफ जा रहा है। ये तो होता है ना, ये तो होगा, ये तो उनका रोल है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन करना। ये हम लिखेंगे कानून में, जब लिख देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो टर्न डाउन कैसे करेगी? उसको ये हक नहीं है। क्या 342 जो एमएलए हैं या 104 सेनेटर हैं, इतने मतलब नॉन सेंस हैं या कम सेंस है या अकल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को टर्न डाउन कर दे? ये अवाम के नुमाइंदे हमने कानून बनाना है। सुप्रीम कोर्ट, अगर ये पीछे रवायत रही, आपको याद होगा कि शायद खाका अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें जो चीफ जस्टिस का फोन आया था कि अगर आप नैब के कानून को खत्म करेंगे तो हम जो है ठीक। अच्छा, इस्माइल राव साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। दो आज ऐसी आईनी तरमीम के मुसव्वदे हैं जिनकी काबीना ने मंजूरी दे दी है हमारे ज़राए के मुताबिक। एक तो ये कि सीक्रेट बैलेट सेनेट इलेक्शंस में ख़त्म किया जाए, दूसरा ये है कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकेंगे अपनी दूसरी शहरियत छोड़े बगैर। तो इन दोनों पर ज़रा फरमा दीजिएगा, एक तो आपका क्या ख्याल है, ज़ाती ख्याल, पार्टी की राय क्या होगी, इन पर हुकूमत को आपका साथ ज़रूर दरकार होगा। आपके ख्याल में ये अच्छी चेंजेस हैं, ये अच्छी कवानीन साजियाँ हैं जो कि होनी चाहिए? देखें, इसमें जो है पॉलिसी बयान वो तो पार्टी के की तरफ से आएगा। बाकी जो यहाँ तक मेरी अपनी राय है, एक बात तो ये है कि जो बात हम पहले ही कहते आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है कि आस्ता आस्ता पीटीआई के अंदर इतनी गिरोहबंदी हो गई है, इतनी ग्रुपिंग हो गई है कि अब वो इतने तजाद का शिकार हो गई है कि वो अब उस एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे पीटीआई नहीं रह
अब उसको बचाने के लिए अब जब जैसा कि अब आने वाला है ये वक्त, अगले 2021 मार्च में इंतखाब के, तो वो अपने वोटों को, ये बात उसकी गवाही है, शायदी है कि वोटों को बचाने के लिए ये तरमीम लाना चाहती है और ये कानून लाना चाहती है। कोई भी, हम नहीं कहते, हम तो इस ख्याल के हैं कि कोई आइन या कानून ओवरऑल सब आप नहीं समझते कि ये जो वोट बिकते रहे हैं इनमें ये खत्म होना चाहिए सब मामला, छोटी जमातें खासतौर पर जो एक्सप्लॉइट होती रही हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ कि एक ये पुरानी कानून बना हुआ है, एक चलता हुआ आ रहा है, इस वक्त क्या नौबत आ गई, ऊपर से इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस में अभी इस सिचुएशन में इलेक्शन से पहले ये तब्दीली करना, इसकी वजह क्या है? ये अगर हो सकता है जो आप, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जो आप बात करें वो दुरुस्त हो, अगर कोई तब्दीली कल को आपके भी काम आ सकती है। ये नहीं, हमें देखें, हमें आ सकती है, लेकिन हम इस ख्याल के हैं कि अगर कोई तरमीम, कोई तब्दीली, कोई चेंज लानी है तो वो तमाम पार्टीज जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनको बिठाना चाहिए। आपके बगैर तो सर ये आएगी भी नहीं। उनसे ये आप 2/3 अक्सरियत दरकार है, वो आप चाहिए नहीं, आपके बगैर तो हो भी नहीं सकता वो। नहीं तो पहले काबीना, मैं तो कहता हूँ काबीना से पहले ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए, इन पे डेलिब्रेशन होनी चाहिए, व्यूज आने चाहिए, बल्कि न फकत जो पार्टीज इसमें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, बल्कि जो और भी सोसाइटी उनके मेंबर सर कमेटीज में मौजूद है ना, जहां पर ड्राफ्ट तैयार होते हैं उन कमेटीज में आपके मेंबर्स भी मौजूद हैं। यकीनन हमारे मौजूद होंगे, हमारी पार्टी उस पर पॉलिसी देगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त दोनों चीजें, एक तो जो दोहरी, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोहरी शरीयत की जो है, लेकिन ये एक और चीज, आखिरी सवाल मैंने बसरा साहब से इस पे क्विक रिप्लाई लेना है। खुद मुखालफत करती है ये नहीं, बसरा साहब कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें हमारे मंशूर का हिस्सा थी, ये सेनेट में खुफिया रायदही, खुफिया बैलेट का इस्तेमाल खत्म करना, और दूसरा दोहरी शरीयत वाले अफराद को हक देना कि वो इलेक्शन लड़ सके। वो तो कह रहे हैं हम इलेक्शन से पहले ये हमारे मंशूर का हिस्सा थी, और एक का तो मुझे बाकायदा याद है, सेनेट वाले पे इमरान खान साहब खुद कहते रहे हैं। पार्टी क़यादत बयान देगी, लेकिन दोनों चीजें ये उस वक्त आ रही हैं जब आके गले में पड़ी हैं पीटीआई को, जब उनको पता है कि अब हमारे अंदर के लोग हमें पार्टी के अपने अराकीन वोट नहीं देंगे, और उस बात को छुपाने के लिए, उस बात को कवर करने के लिए, उस बात को कंट्रोल करने के लिए ये सेनेट के इंतखाबात का जो तरीक़ेकार है उसको तब्दील किया जा रहा है। और दोहरी शरीयत अब जब इनके स्पेशल असिस्टेंट वगैरह जब ये सामने, ये मैंने पूछा है उनसे सारा। अच्छा, ब्रेक का वक्त है राव साहब, आपका स्टांस आ गया, एक ब्रेक, इस पे तफसीली बात करनी है नाजरीन हमने ब्रेक के बाद, कि 2/3 अक्सरियत क्या हासिल हो पाएगी इन कवानीन को पास करवाने के लिए। हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से हिमायत चाहिए होगी, और अपोजिशन इस वक्त ये कह रही है कि चूंकि हुकूमत को खुद अब जरूरत पड़ गई है, तो देखते हैं कि वो इस पर हिमायत करेंगे हुकूमत की या नहीं। लेकिन बहरहाल एक कानून सेनेट वाला जो है वो एक, अगर कहा जाए कि कौमी एक फायदे के लिए है, तो गलत तो नहीं होगा। इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। अहम आईनी कानून साजियाँ करना चाहती है हुकूमत का ये कहना है कि ये कौमी मफाद में है। अपेरेंटली नज़र भी आ रहा है कि ये कौमी मफाद में है बसरा साहब, लेकिन इधर ऑब्जेक्शन ये आ रही है कि टाइमिंग ऐसी है कि आगे इलेक्शन आने हैं, और आपको ये लग रहा है कि अब आपके वोट चोरी ना हो जाएं, जिस तरह पहले आपकी पार्टी के कुछ लोग पैसे दे के वोट खरीदते रहे हैं। और फिर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये कहा जाता है, ये कंफर्म कोई इल्ज़ाम तो नहीं है उनके ऊपर, लेकिन वो पहले भी बहुत सारे लोग आपके लिए मैनेज करते रहे हैं। आजकल वो नाराज़ हैं और इंग्लैंड में है, तो वो वहाँ से आपके लिए मिसमैनेज भी करवा सकते हैं। तो ये वाला ख़ास तौर पे कानून के सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म की जाए, ये आपको अपना डर पड़ा हुआ, ये राव साहब ने भी कहा है, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। भाई साहब, पहले तो 2 पॉइंट हम डिस्कस कर लें। जो भी कानून साजी होगी वो 2/3 मेजॉरिटी से होगी, और ख़ास तौर पे ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, इसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और आपको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है। जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड नहीं होंगे, ये हम तरमीम पास नहीं करवा सकते। सो मीन्स कि अगर हम लेकर आए हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर कंसेंसस होगा तो पास होंगी। नंबर 2, देखिए, कानून साजी इख्तियार है पार्लियामेंट का, भी न्याय साहब ये बात कर रहे थे, और कानून पास करना, कानून बनाना, ये सब पार्लियामेंट का काम है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है
वो उसकी तशरीह तो जरूर कर सकती है, लेकिन उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, उसको खत्म नहीं कर सकती। ये हमने जो कुछ करना है, पाकिस्तान का एक लिखा हुआ आइन है, उसके अंदर एक एक चीज मौजूद है। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं। देखिए, आपने कहा टाइमिंग, आप जरा निकाल लें स्टेटमेंट्स। दोनों पार्टियां, चूंकि हम तो कभी आज तक पाकिस्तान में हुकूमत में नहीं आई, तहरीक इंसाफ, दोनों पार्टियों ने वो छांगा मांगा हो, वो ब्रीफ केस की सियासत हो, वो जो भी हो, होता रहा। अभी परवेज रशीद साहब ने, माजी में मैं नहीं जाता, परवेज रशीद साहब ने आज से 10 दिन पहले जब हासिल बजिंजो साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे फौत हुए, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा सेनेट में कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारे 14 लोगों ने वोट नहीं दिए, वरना वो चेयरमैन सेनेट बन जाते। आपको याद है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, कि 62 लोग खड़े हुए, वोट निकले तो 52। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं, इसके ऊपर तो इवन, अच्छा आगे चलें कि पीपल्स पार्टी के वोट, क्या ये वहां पे खरीदो फरोख्त नहीं हुई? क्या हमारे लोगों ने वोट? ये तो वो निज़ाम है जो सब पार्टियां डिमांड कर रही हैं। देखें, अगर किसी, फर्ज करें आप ये कहते हैं कि हमें अपने लोगों पे इत्मीनान नहीं है, अगर किसी को पार्टी की क़यादत से इतराज़ है कि हमने वोट नहीं देना, उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है, जो जमहूरी है, सियासी है और अखलाकी है, आप अपनी सीट से रिजाइन करें, कहें जी मैं आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता हूं, तो जाएं जाके इलेक्शन लड़ लें या आप सेनेट से फारिग हो जाएं। ये तो प्योरली जो दोनों तरामीम है। मैं फिर उस बात पे आता हूं कि ये तमाम पार्टियां इसका तकाजा करती रही हैं, और हम जो लेकर आ रहे हैं सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इंतखाबात, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये तो जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है, ये सियासत के मुंह पे तमाचा है, ये सियासतदानों के मुंह पे तमाचा है कि वो एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सब सियासतदान बुरे नहीं है, सब सहाफी बुरे नहीं है, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन उस सियासतदान का क्या करें जो पैसे लेकर वोट को बेचता हो? इससे बड़ी कोई लानत है? तो उसके लिए हम तमाम पार्टियों को ये बात, सवाल ये है बसरा साहब, थोड़ा इसको ब्रीफली मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा। खुद आपने कहा, मैं भी पहले यही बात कर रहा था कि 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, जो आपके पास नहीं है। ऑपोजिशन को आपको साथ मिलाना होगा, लेकिन अगर आपने ये कानून पास कराने और आप संजीदा है इस मामले में, तो आप शुरू से ऑपोजिशन को साथ लेकर क्यों नहीं चले, जो इस्माइल राउ साहब बात कर रहे हैं? इसका सुने, इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि अभी इसको कैबिनेट से अप्रूव हुई, अब ये कमेटीज के पास जाएगी, कमेटीज में तमाम पार्टियों के स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, बिल्कुल है। उसके अंदर जो भी राय देनी है वहां देंगे। उससे अगली स्टेज जो भाजपा साहब है वो है पार्लियामेंट के अंदर ये ले डाउन होगी। पार्लियामेंट के अंदर जब ले डाउन होगी, उसमें आप देखेंगे कि लोग उसमें वोट, अगर समझते हैं कि हमारी ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो बेहतर हैं फॉर दी पॉलिटिक्स, फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द पाकिस्तान, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो उसको वोट देंगे। अदरवाइज अभी आप देखें क्या हुआ है। आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन का जो कानून लेकिन पार्लियामेंट में जो चल रहा होता है ना, जो वहां पर शोला बयानी चल रही होती है, और वहां पर जो मतलब मुराद सईद साहब, फैसल वावडा साहब, मतलब एक माहौल बन ही नहीं पाता। और अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब, और फिर ऑपोजिशन की बात कर ली जाए तो वहां पर भी सारे सीनियर्स इसी तरह स्टार्ट हो चुके हैं। पहले तो जूनियर्स तक बात थी, अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं किस तरह मामला जाएगा। मैंने सेनेटर गौस न्याजी साहब से पूछना है सर, एक फिक्रा कहने दीजिए सेनेटर साहब जी, कह लीजिए। देखिए, अभी जो फाटफ का कानून था, उसमें मैं आ रहा हूं, डिटेल में बात करूंगा, मामला था, डिटेल पे बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा। उसके ऊपर भी इन लोगों ने एनआरओ मांगना शुरू कर दिया कि जी हमें पहले अच्छा, उसमें डिटेल में बात करते हैं, उसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। गौस न्याजी साहब, ये दूसरे कानून पे दोहरी शरीयत के हवाले से जो आईनी मुसव्वदा कैबिनेट ने अप्रूव किया है, उस पर आपकी राय क्या है? वो आपने राय नहीं दी। और दूसरा ये बताइएगा कि वो जो कहते हैं कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है, तो कह तो कानून अब अच्छा ही रहे ना, चाहे पीटीआई लेके आ रही है, क्या फर्क पड़ता है? दोहरी शरीयत के दो चीजें आपने बात, दोहरी शरीयत इनके अक्सर हैं या पर्सनल असिस्टेंट एडवाइजर हैं, वो उनकी दोहरी शरीयत के हामिल हैं, और ब्यूरोक्रेट्स वो उसकी दोहरी शरीयत के मालिक हैं। तो वो ये चाहते हैं कि किसी के लिए ख़त्म हो जाए ताकि हमारा निज़ाम चलता रहे। इनके अपने में तो इनकी कैपेसिटी नहीं है। और जहाँ तक कानून साजी की तल्लक है ना जी, कानून साजी, आप बसरा साहब की बात सुन लें कि जी FATF ये तो एनआरओ मांग रहे थे, तो जब एनआरओ मांग रहे थे FATF कानून जिसके लिए FATF में डिटेल में आता हूं सर, इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए काइंडली, ये डुअल नेशनलिटी वाले मामले पे 2/3 वाली कैसे कर देंगे, करा लेंगे, लेकिन उसके लिए एक विजय तंत्र हमने 21वीं तरमीम पास कराई, उसके लिए 2 महीने लगे। हमने
बैकडोर डिप्लोमेसी की, तमाम सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर को इकट्ठा बिठाया, एक फिजा बनाई, तो उसमें फिर बात हुई और फिर हम 21वीं तरीक पास की। इनमें इतनी अहलियत ही नहीं है, इतनी मतलब एक कैपेसिटी नहीं है कि ये सबको इकट्ठा बिठा सके। इनमें इतनी अना है और अभी तक ये कंटेनर्स उतर नहीं सके। तो ये कानून तो FATF वाला, अब देखो ये झूठ बोलते हैं, FATF में कौमी असम्बली में आपने वोट भी ले रहे हैं और बातें भी करते हैं, वोट आपने देना ही देना है, पता है आपको इस बात का। शामिल नहीं थी, चिल्ली नतीजे जो कि सेनेट में जाकर रिजेक्ट हो गया। तो ये इस तरह मतलब झूठ बोलते हैं और वादा खिलाफी करते हैं, तो इनसे ट्रूथ और तो बहुत दूर की बात है। ये सिंपल मेजॉरिटी तो पहले ही नजर आ रहा है कि ये तो फिर आप लोग शायद साथ ना दें इनका। नहीं, हम करेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब आकर बैठे आपके साथ, टेबल होंगी, हमारे साथ होंगे, तो फिर ये सब कुछ के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो ये कहते हैं और मांगते हैं, जैसे अभी बसरा साहब कह रहे हैं। अच्छा, फैटफ वाले मामले पे टाइम असल में थोड़ा ना प्रोग्राम का वो भी जरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और वो कौमी मफाद का बड़ा मामला है, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इस्माइल राव साहब, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सेनेट में जो इसको नामंजूर किया गया फैटफ के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिल था, उससे अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में गया फैटफ की इस शर्त को ना मानने की वजह से और इसमें डिले हुआ, तो जिम्मेदार ऑपोजिशन होगी। इस्माइल राव साहब, देखें, पाकिस्तान की जो मैशियत है, उसकी जो तबाही और बर्बादी इन 2 सालों में हुई है, वो कभी नहीं हुई। यकीनन मुआशी मामलात और ये मसाइल और इशूज हर हुकूमत को दरपेश रहे हैं। ये मामला टोटली डिफरेंट है सर। लेकिन नहीं, वही है ना, अगर पाकिस्तान की मैशियत को इस हाल में पहुंचाने वाले, पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने वाले, पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह और बर्बाद करने वाले। सर अभी तो करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया, अब तो वो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। चाहे वो अभी थोड़े अरसे पहले इन्होंने जो फिगर्स दिए हैं, नहीं, अब तो वो दोबारा कह रहे हैं, वो दोबारा ऊपर फ्लाइट ले रही है इकोनॉमी। इस वक्त सूरत इस वक्त ये एक पाकिस्तान के अंदर इफलास और भूख का जो दौर दोहराया है, महंगाई मुल्क पे राज कर रही है, न मुल्क में आटा है, न चीनी है, न पेट्रोल की कीमतें कहाँ जाके पहुंची हैं, बिजली की कीमतें कहाँ पहुंची हैं, गैस की कीमतें कहाँ पहुंची। नहीं तो राव साहब आर्गुमेंट ये है, माजरत के साथ, राव साहब माजरत के साथ, सर जी माजरत के साथ, अगर ये हाल हो कि मुल्क के अवाम ज्यादा है, इसलिए सर माजरत के साथ, इस वक्त आर्गुमेंट क्या ये है, एक मिनट बस साहब, राव साहब क्या आर्गुमेंट ये है कि मुल्क के हालात आ गई बहुत ज्यादा खराब और बेड़ा गर्क है, आपके बकौल तो और भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये आर्गुमेंट कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं ये ठीक कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं तो फैटफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। वजीर आजम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में चला गया तो पाकिस्तान पे मजीद पाबंदियां लग जाएंगी, उससे पाकिस्तान की मुआशी हालत मजीद खराब होगी। इस हुकूमत में ये अहलियत है ही नहीं कि ये पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सके। पाकिस्तान इस वक्त तमाम बहरानों का शिकार है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हों, चाहे मुल्की अंदरूनी मामलात हों, चाहे ये डिजास्टर्स हों, चाहे नेशनल डिजास्टर्स हों, सब में पाकिस्तान इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की वो हालत की हुई है कि तारीख में उसकी कोई मिसाल और नज़ीर नहीं मिलती। मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं रह गया, अगर आप लोगों ने साथ ना दिया इन कवानीन पर जो फैटफ कह रही है कि बनाने हैं, तो वजीर आजम कहते हैं कि उसकी जिम्मेदार फिर अपोजिशन होगी अगर पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में गया। लेकिन जो 2 शिक़े हैं यहाँ पर जिस पर एतराज़ है अपोजिशन को मेनली, सेनेटर साहब, उनके हवाले से आपकी पहले बातचीत हुई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुकूमत के साथ, और फिर उसके बाद जब वो टेबल की गई तो वो दोबारा वहीं की वहीं मौजूद थी। तो अब आगे जॉइंट सेशन के अंदर इसको डिस्कस करना है, लेकिन इसको पास तो करना होगा। ये पाकिस्तान की ये नेशनल सिक्योरिटी का इन अ वे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है सर। ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इससे ज्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो जब तक अदा में रहेगी ये कानून पास नहीं होगा तो फिर सारा सबका नुकसान होगा। और सेनेट में जिस बात पे ये उसी अमेंडमेंट पे ये इत्तेफाक कराया हो गया था, सेनेट में ये हुआ कि जब पिछली हमने वो ये अब सेकंड अमेंडमेंट थी, पहली जो अमेंडमेंट पास हुई तो कैद अवाम जो उनके डॉक्टर वसीम है उन्होंने कहा कि ये तो गद्दारी और नवाज शरीफ की करप्शन छुपाने के लिए शोर मचाते हैं। तो अपोजिशन ने कहा कि आपने हमारी लीडरशिप को ये निशाना बनाया है तो आप अल्फाज वापस लें और माजरत करें। तो उसने कहा कि नहीं जी मैं मदद नहीं कर रहा। फिर कहा कि मैंने ये अल्फाज कही नहीं थे, हालांकि प्रेस में छपे सब थे। इस बात पे झगड़ा हो गया और फिर वो नहीं माने। उन्होंने कहा जी अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो करें, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। सही मतलब है ये है ना, ये उसकी एक देखो हमारे लीडरशिप पे एक
अब पार्टी वर्कर्स का या मैंने इसका सेनेटर का जज्बाती ताल्लुक होता है। अब मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि वसीम शहजाद या शौकत बसरा मेरी लीडरशिप को गालियां दिया और मैं बर्दाश्त करता रहूं? ज़ाहिर है मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। और निजाम चलाना हुकूमत का काम है, हुकूमत 1 फुट पीछे रहती है, ये हमारे 2 फुट आगे। सर उसने इसको क्या कहा, मैंने आपको, आपने मुझे क्या कहा, क्या ये इश्यूज बहुत छोटे नहीं हो जाते जहां पे पाकिस्तान की बात आ जाती है, जहां पे मुल्क की बात आ जाती है? ये हमारे तरफ मतलब हम तो करने को तैयार है, लेकिन इनका एटीट्यूड ये खुद चाहते हैं कि ये ना पास हो। देखो इनके एक प्राइम मिनिस्टर दिमाग में ऐसा फतूस है, मुझे माजरत के साथ, कि कभी उसने किसी चीज को सीरियस, इंडिया कश्मीर का मसला है कि जब, और याद है कि जब इंडियन पायलट पकड़ा गया था और कश्मीर पे करारदाद पास करनी थी और ब्रीफिंग थी आर्मी चीफ ने देनी थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर, बाकी सारी पढ़ रहे, प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था। कोविड का मसला आया तो उसके लिए स्पीकर साहब ने बनाई कमेटी के सारे पार्टियों मिल के राय बने, उसमें प्राइम मिनिस्टर स्पीच करके दौड़ के चले गए, फिर सारी पार्टी वोट गई। तो ये हुकूमत अब अगर ऐसे चलेगी तो फिर कोई भी कानून पास नहीं। सही। शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, ये एनआरओ की जो आप बात करते हैं कि इस कौमी मफाद के इस इशू में ये जो अब पास करवाना ज़रूरत है पाकिस्तान की और वक्त की कि ये कवानीन पास हों, तो ये 7 एनआरओ मांगना शुरू हो गए हैं। एनआरओ से मुराद आपकी ये है कि जो नैब कवानीन में साथ ये तरमीम वगैरह चाह रहे हैं, तो उसको अगर फॉर द टाइम बिंग साइड पर रख दिया जाए और इनकी मान ली जाए, और जो खालिद राजा साहब ये भी बात कर रहे थे कि ये मिसयूज हो सकता है कानून इन 2 शिकों की वजह से, उन्हें अगर आप निकाल दें तो क्या मसला है बसरा साहब? बाजवा साहब, पहली गुजारिश तो ये है, इनका मसला पाकिस्तान है ही नहीं, इनका मसला मुल्क की सलामती है ही नहीं, इनका मसला है एमएनए बनना, ये कोई वज़ीर आज़म बनना, कमीशन खाना, जायदादें बताना, लूट मार करना। इनका इशू ये है कि यहाँ प्रोटोकॉल लेना। बात देखिए, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, मैं देखिए हमारे आप अपने मंशूर है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने सियासी मामलात है और इख्तिलाफ राय होता रहता है, लेकिन ये मामला किसी की जात का नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बिल्कुल कौमी सलामती का मामला है। अगर आज हम लोग ग्रे लिस्ट में गए हैं तो किन की वजह से गए हैं? इनके काले करतूतों की वजह से गए हैं कि 70 साल या आमरीत ये दोनों पार्टियां रही। आज अगर हम 70 साल ये दोनों पार्टियां नहीं रही सर, और ये ब्लैक लिस्ट 70 साल, सुने ये ब्लैक क्या रहा है, 35 साल। सुने मेरी बात सुने, या आमरीत रही है या आमरीत रही है या ये दोनों पार्टियां रही हैं। आप मेरी एक मिनट अच्छा गुजारिश सुन लेना। आपने जवाब क्या दिया? आपने जवाब ये है कि मुल्क में महंगाई बढ़ी है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, मुल्क में दूसरे मामलात बढ़े, इसलिए हम वोट नहीं देना चाहते। और भाई ये पाकिस्तान का मसला है, ये मियां नवाज शरीफ का, इमरान खान का, आसिफ अली जरदारी का, शौकत बसरा का, न्याज साहब का मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। यही सवाल बसरा साहब, मैं यही सवाल अभी पूछ रहा था उनसे, यही सवाल उनसे पूछ रहा था। लेकिन प्लीज मेरी बात एक छोटी सी सुन लीजिए। अगर इस कानून में जो 2 शिकें आपने डाली हुई हैं, जिसका अपेरेंटली एफएटीएफ ने नहीं कहा हुआ, वो आप निकाल दें इस कानून में से और इजीली ये गो थ्रू हो जाए, ये पास हो जाए, तो मसला क्या है? ये तो फिर आप भी तो बीच में रखना अंदाजी करना। मैं आपको वजाहत करता हूं सर, मैं आपको वजाहत करता हूं। गुजारिश पहली ये है, क्या हमने शिक डाली है कि जो शख्स मनी लॉन्ड्रिंग, असल इशू क्या है? दहशतगर्दी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं सर, नहीं सर, नहीं दहशतगर्दी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उसको डिटेन किया जाए, ये एफएटीएफ ने कहा है। हर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को ना उठा लिया। मेरी बात को समझ लें सर, मेरी बात को समझ लें, फिर इसे जवाब। अगर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी, अगर मैंने इलीगली गैर कानूनी तौर पे पैसा मुल्क से बाहर लेकर नहीं जाना, तो मुझे बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है? और दूसरी बात, क्या ये इसका मतलब ये है कि नून लीग और ये पीपल्स पार्टी ये समझते हैं हमने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, हमने पैसा बाहर लेकर जाना है, तो इसलिए हम इस तरमीम को पास नहीं करते? अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग ना सिर्फ गैर कानूनी तरीके से बसरा साहब पैसा मेरी अर्ज सुन लीजिए, दहशतगर्दी के तनाजुर में अगर बात की जाए ना, तो पैसा बाहर से यहां पर लॉन्डर करने की बात हो रही है। इधर से उधर जाके किसने दहशतगर्दी करनी है वो भी हो सकती है, लेकिन यार दोनों सूरतों में बात कर रहा हूं ना। लेकिन मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि ऑपोजिशन का ये कहना कि एफएटीएफ ये कह रही है कि उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए जिसके थ्रू दहशतगर्दी होती है, तो वहां पर अगर आप ये स्पेसिफाई कर दें थोड़ा सा तो बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि उसको एक लूज टर्म रखें मनी लॉन्ड्रिंग।
तो उसके तो कानून मौजूद है ऑलरेडी। मनी लॉन्ड्रिंग क्या मतलब? 1 by 1 चलते हैं, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा सर। इन्होंने जब हमने FATF का बिल इनके सामने रखा, इन्होंने कहा जी कि ये है नैब के कवानीन जिसमें 1 अरब तक जो अगर डकैती करेगा, चोरी करेगा, करप्शन करेगा, उसको आप नहीं पूछेंगे। आप 5 साल तक जो करप्शन किया उनको पकड़ेंगे। आप 10 साल तक लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, 5 तक करेंगे। गुजारिश ये है, इन्होंने बारगेनिंग शुरू कर दी। 38 क्लॉजेस में 34 क्लॉजेस लेकर आगे के नैब को खत्म कर दें। इनका मरना जीना इस बात पे है कि नैब खत्म हो जाए। भाई हमें और सख्त कवानीन बनाने चाहिए। अब आप जो बात कर रहे हैं, फैटफ का जो कानून है वो क्या है, हम क्यों ग्रे लिस्ट में गए हैं और ब्लैक लिस्ट में क्यों डालना चाहते हैं? अगर उनकी भी सोच यही और इनकी भी सोच यही हो तो बताएं फिर कौन इनकी सोच में और उनकी सोच में क्या फर्क है? हम ये कहते हैं कि पैसा मुल्क से बाहर से आए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, या वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों को इंटेरोगेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए दोनों को। लेकिन यहाँ पे ये फैटफ स्पेसिफिक लॉ है और ये टेररिज्म रिलेटेड लॉ है, तो यहाँ पर सिर्फ उस मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए जो टेररिज्म के साथ रिलेटेड हो। बाकियों के लिए अपने कवानीन मौजूद हैं या बाकी नए कवानीन बना लें। साहब न्याय साहब से मैं बड़ी हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा। अच्छा खैर, राही साहब से भी इस्माइल राव साहब आप साथ मौजूद हैं। आपने पैसा इस्तेमाल नहीं होने देना दहशतगर्दी के लिए, पूछ लेते हैं। आपको फिक्र क्या है? नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि आप उसमें स्पेसिफाई कर देना दहशतगर्दी के लिए। राव साहब, इस्माइल राव साहब इस काम के लिए इस्तेमाल करेगा, उस पे ये शिक लागू होगी। इस्माइल राव साहब, क्यों परेशानी है इस बात की? ठीक है इस्माइल राव साहब, अगर हुकूमत अब नया मुसविदा पेश करती है या उसमें तरमीम कर देती है कि चलें ये हम उस डिटेंशन की बात कर रहे हैं कि वो लोग डिटेन होंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग करते पाए गए दहशतगर्दी में पैसा इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर क्या आप ये जो नैब वाली आपने जो शिकें बीच में डाली हुई है, कह लें इसको शराइत बीच में डाली हुई है, जिसको ये NRO का नाम दे रहे हैं, आप लोग उससे पीछे हट जाएंगे? क्योंकि यहाँ एक कौमी मफाद का इशू है, पहले इसको क्लियर होने दीजिए, आपसी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। इस्माइल राव साहब, राव साहब की अभी लाइन में प्रॉब्लम। जी जी राव साहब आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज बीच में बिल्कुल कट गई थी आवाज। जी मैं आपसे सवाल सुना आपने सर, दोबारा बता दूं? दोबारा बताएंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हुकूमत जिन शकों पर आपको एतराज है उनमें तरमीम कर देती है, यानी कि डिटेन ना किया जाए लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग जो कि सिंपल इन जनरल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, सिर्फ उनको जो कि दहशतगर्दी के लिए उस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उनको डिटेन किया जाए, अगर ये तब्दीली हो जाती है तो क्या आप, जो कि हुकूमत कह रही है कि ये अलहदा से शिकें ले आए, आप नैब कवानीन में तरमीम के लिए जो बेसिकली NRO है उनके ख्याल में आप अपने लिए चाह रहे हैं ये NRO, क्या आप फिर इनसे पीछे हट जाएंगे कि पहले इस मामले को तो सुलझा लें जो नेशनल सिक्योरिटी का है, उसके बाद आपसी मामला चलते रहेंगे? बाजवा साहब, जहाँ तक दहशतगर्दी का मसला है, मुल्की मफाद का मसला है, तो उसके लिए हम हरदम तैयार हैं। कोई भी कानून साजी हो, कोई भी तरमीम करनी हो, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। नहीं साथ ऐड कर दिए ना आपने, उसमें साथ होंगे। लेकिन मसला ये कि ये हुकूमत का जो काम करने का तरीकेकार है, अब ये कहते हैं अभी ये जो नैब के कवानीन, बस साहब एक मिनट, बस साहब प्लीज बोलने दो जरा, सुन लें। इन्होंने कहा इनका जीना मरना नेब पे आए। बिल्कुल जीना मरना नेब पे है, लेकिन अपोजिशन का नहीं। अपोजिशन तो पता नहीं कब से भुगतती आई है। नेब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नेब और इंतकामी कार्रवाइयां, केसेस ये भुगतती आई है और आज भी भुगत रही है और हम भुगतेंगे, हमें परवाह नहीं है। लेकिन इस हुकूमत का जीना मरना नेब के सहारे पे है। ये सारी हुकूमत नेब पे चला रहे हैं। नेब की वजह से ही अपोजिशन पे इन्होंने मुखालफों पे, शासकी मुखालफों पे, या जो भी बंदा सियासी इनकी मुखालफत करे, वो चाहे मीडिया का हो चाहे किसी भी फील्ड का हो, ये उस पे केस बना देते हैं। सही, लेकिन राव साहब आसिफ अली जरदारी साहब पर आसिफ अली जरदारी साहब पर इस वक्त जो एक मेन केस है, आसिफ अली जरदारी साहब पर राव साहब जो मेन केस है वो नवाज शरीफ साहब ने बनवाया हुआ है। वो उस दौर का बना हुआ है जब सैफुर रहमान एहतसाब कमीशन के सरबराह होते थे। नवाज शरीफ साहब जिस केस में, नैब केस में फारिग हुए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उनकी अपनी हुकूमत के दौर में बनाया, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं थी। देखें बाजवा साहब, 99.9 केसेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं। चेयरमैन नैब इनका लगाया हुआ है, 10 साल ये हुकूमत में रहे हैं। बात सुनने दें सर, नैब अच्छा था जब कार्रवाई नहीं हो रही। बात सुनने दें सर राव साहब की। जी राव साहब, देखें नेब इस वक्त कर क्या रहा है ना, आप ये देखें ना
अगर अपोजिशन पे गिरफ्तार किया जाता है, बिना बेगुनाह अपोजिशन के लीडरों को कैद में कर दिया जाता है, फिर 4-4, 6-6 माह तक उन पे केस नहीं बनते। लेकिन इस वक्त भी हुकूमत के, पीटीआई के और पीटीआई के इताजियों के कई ऐसे अराकीन और मेंबर हैं जिन पे केसेस दाखिल हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं। न उन्हें तहकीकात के दौरान गिरफ्तार किया गया, न रेफरेंस फाइल करने बात के निकल बाद गई राउ साहब कहीं और, बगैर जमानत राउ के, साहब बात बगैर निकल गई जमानत के कहीं वो और, चल रहे हैं। कहीं और निकल गए, हम डाइग्रेस कर गए, हम डाइवर्ट हो गए, हम सीधा जाना चाह रहे थे कौमी मफाद की, नेशनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, हम निकल गए फिर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने पर। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जिस कानून की जरूरत है सर, सबसे पहले क्या उसको पास करवाने पर इत्तेफाक राय ना पैदा कर लें? राहुल साहब, बिल्कुल इत्तेफाक राय होगा अगर हुकूमत अपना अगर क्यों डाल रहे हैं सर आप उसमें? बाकी मामला अलग रख देना, बाकी मामला पे आप उनके साथ ले दे करते रहे। आईनसाजी चाहेगी, लेकिन वो फकत अपने मुफाद के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और अपोजिशन पे नाजायज और गलत केसेस बनाने के लिए करेंगे, तो जाहिर है उसका नतीजा तो फिर यही होता है जो आया है नतीजा। मैं अर्ज यही कर रहा था कि बाकी लहदे चलती रहेगी। ये एक मामला ऐसा है कि जो पाकिस्तान के कौमी मफाद का, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो इसको क्लियर कर दिया जाए और बाकियों को इससे अलग कर दिया जाए। लेकिन जनरल गौस नाज़ साहब, आपकी इस पे क्या राय है? हुकूमत को देना है जिम्मेवारी, सबसे बड़ी सही जो है वो वफाकी हुकूमत पे है। दोनों पे है सर, दोनों पे है, ऑपोजिशन पे भी है, हुकूमत पे भी है। हुकूमत वहां से वो शिके निकाले, ऑपोजिशन यहां से ये नैब कानून वाली तरमीम निकाले, और इन चीजों को अलहदा से डील किया जाए। हुकूमत अगर ये चाह रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई बाकायदा स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए, तो उसका अलहदा से कोई मुसवदा लेके आए, ये फैटफ के साथ ना उसको जोड़े। ये हुकूमत को चाहिए और ऑपोजिशन को चाहिए कि अगर वो चाह रहे हैं कि नैब कानून में तरमीम हो तो वो अलग से हो। यहां पर कौमी सलामती का मामला पड़ा हुआ है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। गौस न्याजी साहब, नहीं, हम तो देखो ना, आपने 3-4 पॉइंट इकट्ठे कर लिए। पहले तो ये मैं कहूँ कि ये नैब की बात करें, नैब में हमने जो है वो जो 4 का एक स्पेशल कमेटी बनाई थी स्पीकर साहब ने, उसमें जो 4 कानून इन्होंने पेश किए, हमने कोई नैब का नाम नहीं लिया। वो 4 कानून बिल बना के एक स्पेशल कमेटी बनाई ताकि जल्दी जल्दी पास करे, स्पीकर साहब ने तो ले आए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के इस पे बहस हुई। तीसरा था एक और सख्त कानून था जिसमें कि इनको जो इन्वेस्टिगेशन इदारे, इनको इख्तियारात थे कि 6 महीने तक बगैर वजह बगैर आप रख सकते हैं किसी आदमी को। तो उस पे हमने कहा था ये तो तनाक कानून है। वो दूसरे कानून पे उससे बात हुई। और चौथा जो नैब था कि हम उसमें बात करेंगे, उस वक्त फारूक नायक साहब ने कहा कि अगर आप नैब में तरमीम चाहते हैं तो ये तरामीम है, आप देख रहे हैं, आपको पसंद है तो कर लेते हैं। अब देखो ना, उस वक्त चूंकि नहीं कहा कि चूंकि जल्दी है तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले कर देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले फाइनल हो गए और नैब का हमने कानून ही पेश किए थे, इन्होंने किया था, खुद किया था कि उनको खतरा है कि हमारी बारी आने वाली है। उसमें तरमीम आपने पेश की, कानून तो इन्होंने किया था, जाहिर है वो बिल ये लेके आए थे। के तरमीम के साथ मंजूर हुआ था जब कौमी असम्बली में पेश किया। तो सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, वो होता रहे, उसको अलग रख देना। यहाँ पे पाकिस्तान का मामला है, यहाँ पर पार्टीज का मामला नहीं है। इन सब चीजों को अलग क्यों नहीं कर देती आप दोनों, ऑपोजिशन और हुकूमत? पाकिस्तान के लिए पहले यहाँ पे कानून साजी कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा बाद में ये जो आपने आपस में करना है वो करते रहिएगा। कब तक ये बच्चे बनते रहेंगे, कब तक ये लड़क बचपना दिखाते रहेंगे? अब ये जानबूझ के करते हैं अपोजिशन को कि हम इस पे अपोजिशन को ब्रेक चाहते हैं, ये दीवार के साथ लगा के, और ये हमें जो है ना बदनाम करना चाहते हैं। मकसद इनका ये है कि अपोजिशन नहीं करना चाह रही। भाई वो ज्यादा तो मदार हुकूमत अगर नहीं करेगी सही, पाकिस्तान हमारा तो इनको पहले देखिए फैटफ वाला बिल भी पास होगा, बसरा साहब ये वो कहते हैं फाशिस्ट कानून और सीक्रेट बिल वाला भी पास होगा। ये जो दो शे के बीच में नहीं, बसरा साहब मुझे आप एक छोटी सी बात ये बताइए कि फैटफ आपको ये कह रही है कि आप कवानीन बनाए दहशतगर्दों के लिए, ठीक है, उस पे आप एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एक मिनट सर, एक मिनट, उस पे आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ला रहे हैं। ये मुसवदा पहले टाइम थोड़ा सर, मुझे बसरा साहब से आखिरी सवाल पूछना है। हाँ कर लो, तो ये फिर टाइम थोड़ा सर, हमने उनको दिखा दिया है। ये वजीर कानून साहब तस्लीम किया। इनकी नलायकी का हाल देखो कि एक यूरोप में या एफटी बंदा बैठा है और वो इनको डिक्टेट कर रहा है कि ऐसे कानून पास करो। भाई आप मनी लॉन्ड्रिंग के मुताबिक कानून पास करे, वो कौन डिक्टेट कर रहे हैं? और खुद सोचें कि कैसे हमारे कौन डिक्टेट कर रहे हैं? मुल्क हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हमारी आजादी तलब कर दी जाएगी। तो हमारा ये भी इनसे शिकवा है। सेनेटर साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन डिक्टेट कर रहा है बाहर से बैठ के?
हमारा मुल्क जो है तो आकर सोवरेन कंट्री है, हमारे मुल्क की आज़ादी तक तलब कर दी गई, हम तो इसलिए भी इनसे झगड़ते हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही, ये कहते हैं कि बच्चों की तरह जहाँ जी पास कर दें, जी पास कर दें। हम तो उसमें करप्शन की बात करते हैं, और जो हम जो कर रहे हैं ये बाद में इनको महसूस अच्छा साहब, हम जो तरमीम ला रहे हैं इनके लिए भी फायदा था और मुल्क के भी फायदा था, ये समझ जाएंगे। अच्छा ठीक ये सर दोनों तरफ पीपल्स पार्टी, PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब अगेन बात वही आ जाती है। फिर बात करके अफसोस होता है कि अपने झगड़ों की तरफ पहले आ जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ आप बाद में सोचना शुरू कर देते हैं। बसरा साहब, मुझे आखिरी बात का जवाब दे दीजिएगा, वो ये है कि जो कानून फैटफ कह रही है वो दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का बनाना है। कल को जो रांझा साहब, अभी खालिद रांझा साहब थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, जो वो बात कर रहे थे कि ये कानून मिसयूज हो सकता है। किस तरह से कि अगर आपने इल्जाम लगा रखा है सलमान शहबाज पर, शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का, आपने इल्जाम लगा रखा है, ये आपके दौर में लगे इल्जाम और पार्टीज के रहनुमाओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का, तो आप उनको पकड़ के फिर दहशतगर्दी के मुकदमे में अंदर कर देंगे। वो दहशतगर्द तो नहीं है वहां पर। तो इसको थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक कर दिया जाता इस लॉ के अंदर इन शिकों को जो डिटेन करने के हवाले से हैं, तो इतना मामला होता ना, लेकिन नहीं किया गया। तो ये नजर आ रहा है कि आप ये इंटेंशन है आगे। बाजवा साहब, रांझा साहब सुन ले, फैटअप वाला बिल भी पास होगा, सीक्रेट बेल्ट वाला बिल भी पास होगा और दोहरी शरीयत वाला बिल भी पास होगा। अब रही फैटअप वाली बात, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो ऑलरेडी नैब में मौजूद है। जिसको ये निकालना चाहते थे उसका कोई तल्लक नहीं फैटअप के साथ। फैटअप में तमाम मामला दहशतगर्दी के हवाले से हैं। इनको कम अज कम, मैं फिर बार बार ये कहूंगा, अपनी जात से उठकर, अपनी सोच से उठकर, ये नहीं है सर तमाम मामला दहशतगर्दी के साथ। बसरा साहब, माजरत के साथ नहीं है तमाम मामला दहशतगर्दी से रिलेटेड। जिस शिक की ऑपोजिशन बात कर रही है उसमें ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को जो डिटेन करने का आपने कहा है वो सिर्फ वो होगा कि जो दहशतगर्दी के लिए वो पैसा मनी लॉन्डर कर रहा होगा। ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ सर उसमें आपने, तो ये मिसयूज हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो भी करता है, खास दहशतगर्दी के लिए करता है, अपनी जायदादें बनाने के लिए करता है, इलीगली करता है, उन सबको काबू आना चाहिए सर। वो अलग कानून है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी नैब के कवानीन में मौजूद है, जिसको ये अपोजिशन। अच्छा, आखिरी सवाल, लास्ट मिनट है बसरा साहब, आखिरी सवाल। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी मंतक के मुताबिक ये बात आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त, सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, मैंने प्रोग्राम क्लोज करना। बसरा साहब, मुझे ये बता दीजिए, दहशतगर्दी और करप्शन, ये दोनों चीजें और इन दोनों की सजाएं आपकी नजर में बराबर है? दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि करप्शन के मामला ऑलरेडी नैब कवानीन में है, जिनके ऊपर अभी इनके रेफरेंस